Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is वेदांत सिंह ठाकुर. My dear students, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं चलिए देखते हैं. क्लास 12 इंग्लिश बिहार बोर्ड, भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, चैप्टर 2 एक्सरसाइज पार्ट 1. तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि ऑलरेडी हम लोग एक्सप्लेनेशन पार्ट कवर कर चुके हैं और आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज पार्ट. एक्सरसाइज पार्ट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा. ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम आगे बढ़ते हैं. यहां पर क्या दिया है? एक्सरसाइज ए, वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग. आपको कार्य करना. अब वर्क का मतलब क्या होता है? कार्य करना. ठीक है, स्मॉल ग्रुप्स का मतलब छोटे छोटे झुंड है ना. एंड डिस्कस द फॉलोइंग, और आपको क्या करना है? डिस्कस करना है ना? अब यहां पर दिया है पेज नंबर 15. तो अब आप लोग क्या करोगे? पेज नंबर 15 को ओपन करिए और वहां पर ये क्वेश्चन दिया होगा, उसको रीड करिए. यहां पर पहला क्वेश्चन है, चैरिटी बिगिंस एट होम. अब यहां पर चैरिटी तो आप सभी जानते हो क्या होता है. जब हम किसी कुछ देते हैं अपनी तरफ से, है ना, ग्रुप्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, क्या किया जाता है जब कोई चीज किसी को प्रदान करते हैं ना, इंडोमेंट्स देना, किसी को पैसा देना, या स्कूल में कोई बच्चा बीमार है या बहुत सारे बच्चों की फीस नहीं भरते, हम चैरिटी करते हैं. तो वही बात है, चैरिटी बिगिंस एट होम. तो ये कहां से चालू होती है? ये घर से चालू होती है. अब यह एक स्टेटमेंट है. ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को लेकर आप लोगों को क्या करना है? डिस्कस करना है, छोटे छोटे ग्रुप्स को बनाना है और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है? इस विषय पे बहुत अच्छे से डिस्कस करना है. अब देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमारा जो माइंड है उसका विस्तार होना बहुत जरूरी है. अगर मन का विस्तार नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप लोग कुछ सीख नहीं पाओगे. तो सबसे पहले ही आपको एक स्टेटमेंट दे दी है कि जो चैरिटी है वो कहां से चालू होती है? घर से. तो अब आपका जो मन है, जो आपके विचार, उनको उड़ान भरना चालू कर देना चाहिए और जल्द से जल्द आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपने अपने पॉइंट्स मेरे को बता सकते हो. अब देखिए यहां पर क्या दिया है. दिस वेल नोन सेइंग मीन्स दैट द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अ पर्सन इज टू केयर फॉर हिज ओन फैमिली. अब देखिए, चैरिटी में हम क्या करते हैं? आप लोगों को बताया ना मैंने, चैरिटी में हम किसी की सहायता करते हैं ना. ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, एनजीओ हो गए, वो लोग क्या करते हैं? किसी की सहायता करेंगे, चैरिटी बनाओगे, एक फंड बनाओगे. तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि सबसे पहले कि चैरिटी जो है वो हमारे घर से चालू होती है. अर्थात भाई हम सेवा करें तो खुद की पहले करें ना, खुद के लोगों की पहले करें जो हमारी फैमिली के रहने वाले हैं. तो ये जो सबसे वेल नोन सेइंग है, अब यहां पर वेल नोन सेइंग का मतलब क्या है? जाना माना कथन है ना माय डियर स्टूडेंट्स. इसको हम जाना माना कथन कहेंगे. दैट द, जो हमारी सबसे पहली ड्यूटी है, फर्स्ट ड्यूटी. अब ड्यूटी का मतलब क्या होता है? ड्यूटी का अर्थ होता है कर्तव्य. हर एक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो हम खुद का ही नहीं, अपने देश का भी क्या करते हैं? उन्नति कराने के लिए कहीं ना कहीं अग्रसर हो जाते हैं. तो देश की उन्नति कर्तव्य में निर्भर करती है. तो ड्यूटी को याद रखिएगा. अब यहां पर ये लिखा है कि जो पहली ड्यूटी है आदमी की, यानी खुद हम लोगों की, पर्सन में सब लोग इंक्लूड हो जाते हैं, मैं, मम्मी, पापा, सब लोग है ना, सब लोगों की बात हो रही है, इज टू केयर फॉर हिज ओन फैमिली. यानी सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें अपनी फैमिली का केयर करना है, हमें अपनी फैमिली का ध्यान रखना है. क्यों रखना है अपनी फैमिली का ध्यान? क्योंकि हमारी फैमिली ही है जो क्या करती है? हम सभी लोगों का देखभाल करती है. आप उदाहरण के तौर पर चलिए देखिए, मान लीजिए कि आप घर पर गए, आपकी मम्मी पापा आपके लिए बैठे हुए हैं, आप लोगों से ना बहुत ज्यादा उनका लगाव है, मम्मी खाना बना कर देती, सब कुछ करती, तो आपका कर्तव्य बनता है ना कि आप अपनी फैमिली के लिए भी कुछ कर दिखाओ. दिस इज ट्रू इनफ. ये बिल्कुल ना पर्याप्त है, बिल्कुल सही है. if we do not set out on house, not set our own house in order.
अब यहां पर क्या लिखा है, इफ वी डू नॉट सेट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर हाउ कैन वी हेल्प एंड केयर फॉर अदर्स। यानी अगर हम खुद की घर की समस्याओं को सुलझाएंगे नहीं, अपने खुद के घर की जो व्यवस्था है उसको हम नहीं करेंगे, तो हम दूसरों की सहायता कैसे कर सकते हैं। स्वाभाविक है ना, दूसरों की सहायता तो वही व्यक्ति कर सकता है जो खुद की मदद करता है। आप लोगों ने सुना होगा एक बहुत बढ़िया सा कथन है, और वो ये है कि जो स्वयं की मदद करता है ना, देखिए जो स्वयं की मदद करता है, जो स्वयं से प्यार करता है, उसका भगवान भी क्या करता है, सहायता करता है। तो आपको क्या करना होगा, अपने आप पर विश्वास करना होगा, अपनी जो शक्ति है उसको पहचानना होगा। तो यही बात है कि इफ वी डू नॉट सेट आवर ओन हाउस, खुद के घर को हम देख नहीं सकते, उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हम लोग दूसरों की सहायता भी नहीं कर सकते। सो वन मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इंप्रूव वन सेल्फ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, खुद को इंप्रूव करना होगा। इंप्रूव से आप क्या समझते हो, देखो धीरे धीरे अपने आप में बदलाव लाना, अपने आप को सुधारना। तो इंप्रूव का मतलब क्या होता है, इंप्रूव का मतलब हो गया सुधारना, है ना, आप इसको सुधारना भी कह सकते हो। ठीक है, अब यहां पर क्या दिया है, वन सेल्फ, है ना, वन सेल्फ। वन सेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद को। हम अगर एक की बात करते हैं, हम लोग अपने अगर घर पर हैं तो हर एक आदमी इंडिविजुअल तौर पर खुद का ही है ना, खुद के द्वारा निर्मित है, खुद ही है वो एक। तो उसको क्या करना है, अपने आप को इंप्रूव करना है। अब यहां पर देखिए, एंड वंस फैमिली बिफोर वन कैन थिंक ऑफ हेल्पिंग अदर्स। अब यहां पर दिया है कि पहले तो खुद को इंप्रूव करो, खुद को सुधारो, और उसके बाद क्या करो, उसके बाद ही दूसरे की जो फैमिली ना, खुद की फैमिली है भाई, दूसरों के फैमिली को देखने से पहले खुद की फैमिली में बदलाव लाओ, है ना। बिफोर वन कैन थिंक ऑफ हेल्पिंग अदर्स, पहले लोगों की सहायता करने से पूर्व खुद की फैमिली में सहायता करो, खुद की फैमिली को उद्धार करो, उसको आगे लेकर आओ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर बिल्कुल ये बात स्पष्ट हो गई है कि सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमको अपनी फैमिली का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद दूसरों का। अब आप बोलोगे सर इसके पीछे ऐसा क्या कारण है जिसके तहत हमको ऐसा करना है। तो देखिए, इसका सबसे पहला कारण तो ये है कि हमारी ही फैमिली जो है हमारी सहायता करती है कठिन परिस्थितियों में, और ऐसी परिस्थितियों में हमारी फैमिली क्या करेगी, अगर सहायता करेगी तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। दूसरी चीज, हम अपनी फैमिली को देखें, पहले खुद को देखें तो ही तो दूसरों को देख पाएंगे। अगर आपका पैर काम नहीं कर रहा और आप दूसरे के पैरों को ध्यान दे रहे हो ना, खुद बीमार हो और दूसरों की बीमारी को ठीक करने चले हो, तो गलत है। पहले खुद को सुधारो और उसके बाद दूसरों को सलाह दो। आप ऐसे भी ले सकते हो कि पहले खुद में सुधार लाओ, ठीक है। आप खुद पढ़ने में अच्छे नहीं हो और अपने दोस्त को कहोगे कि देख वीरा, अपने दोस्त का नाम रखा वीरा, तो देख वीरा तू कैसे कर रहा है, तेरे को तो पढ़ना नहीं आता, अच्छे से पढ़। तो तेरा आपका दोस्त यही कहेगा ना कि पहले तो खुद को देखना भाई, तो कैसा पढ़ रहा है। तो वही है, इसलिए पहले हमको अपनों को देखना है ना, सेल्फिश नहीं बनना। यहाँ पे सेल्फिश बनने की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात साफ साफ तरीके से यही हो रही है कि हमको बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करनी है, ठीक है, अपने लिए, और उसके बाद दूसरों की सहायता। जब आप खुद मजबूत होगे तो वही तो दूसरों को मजबूत बना पाओगे ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, द एंटायर वर्ल्ड इज अ फैमिली। एंटायर का मतलब पूरी, है ना, फैमिली तो आप सभी जानते हो, और वर्ल्ड यानी दुनिया। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा विश्व जो है क्या है, हमारी फैमिली है। अब आप बोलोगे सर ये श्लोक कहीं ना कहीं एक श्लोक से मिल रहा है ना, ये लाइन कहीं ना कहीं श्लोक से मिल रही है, या आप कह सकते स्टेटमेंट है, वसुदैव कुटुंबकम, यानी सारा विश्व मेरा क्या है, भाई है, सारा विश्व क्या है, मेरी फैमिली है। तो कहीं ना कहीं यहां पर वही बात की गई है, इंग्लिश में लिख दी गई है। तो कुटुंब का मतलब क्या होता है, परिवार। तो सारा विश्व मेरा क्या है, कुटुंबकम है, कुटुंब है। तो आप लोगों को मुझे पता है कि इस विषय पे ज्यादा बताने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं कि क्लास 12th आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम है, तो इस बार आपका बोर्ड होगा, तो कहीं से भी कोई ना कोई क्वेश्चन तो पूछ लिया ही जाएगा।
इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इस विषय पर ध्यान दें कि किस तरह से हम अच्छा आंसर लिखें। और कहीं ना कहीं ग्रुप डिस्कशन वाले जो क्वेश्चन है, यहाँ से भी कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट आ सकता है, हो सकता है कोई ऐसे के फॉर्मेट में आ जाए। तो इस चीज पर आपको बहुत फोकस करना है। चलिए, अब आप जैसे कि यहां पर देख सकते हैं सारे आंसर्स ना, अभी तक आंसर जितने भी हैं यहां पर सब मौजूद हैं। अभी ये जो उसके पूर्व में मैंने आंसर लिखा था और यहां पर भी आंसर, पर मैं चाहूंगा कि आप लोग क्या करें, खुद से लिखने का अभ्यास करें, खुद डिस्कस करके लिखें। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको लो और उससे और अपने पॉइंट में कुछ ना कुछ ऐड करते जाओ। अब यहां पर दिया है पीपल इन द ओल्ड टाइम्स, जो लोग हुआ करते थे पुराने समय में, पुराने समय की हम बात कर रहे हैं, डिड नॉट थिंक बियॉन्ड देयर फैमिली। अगर मैं बात करता हूं फैमिली की ना, अपने फैमिली के बाहर नहीं सोचते थे ना, उसके आगे नहीं सोचते थे, बियॉन्ड नहीं सोचते थे, और अपने कुनबे को छोड़कर आगे नहीं बढ़ते थे। तो यहां पर इस स्टेटमेंट में साफ है, यानी पुराने समय की बात हो रही ना, पुराना समय, अभी की नहीं बात हो रही, अभी हम बात कर रहे हैं पुराने समय की। बट आवर एंसेस्टर्स प्रीच्ड दैट द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। लेकिन जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उन्होंने क्या सिखाया है, प्रीच्ड ना। अब देखिए यहां पर ये कोई भाषण नहीं है, प्रीच का मतलब सिखाना, बताना ना। दिस मीन्स दैट वी शुड बी ब्रॉड माइंडेड एंड लव एवरी ह्यूमन बीइंग इररिस्पेक्टिव ना ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड और नेशनैलिटी। अब देखिए यहां पर क्या कहा गया है कि पुराने समय के लोग जो हुआ करते थे वो लोग ना अपनी फैमिली के अंतर्गत ही रहते थे, मतलब बाहर के लोगों की चिंता करते हैं ऐसा नहीं है भाई, अगर ये हमारा नेबर है तो हम क्या करेंगे, उसकी मदद करेंगे, उसको जो चाहिए, लेकिन सबसे पहले अपनी फैमिली को देखते हैं। अब आप बोलोगे सर ये वाला क्वेश्चन जो है पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है ना, एक क्वेश्चन में हमको अपने फैमिली पे ध्यान देना था और ये वाले क्वेश्चन में क्या पूरे विश्व को अपना फैमिली बना दिया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो बुक है आपको यही सिखाना चाह रही है कि आपको अपने परसेप्शन कैसे डेवलप करना है। इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको उत्तर लिखना है, तो पहले तो आपको यही बताना होगा। अब देखिए पहले समय के ट्राइब्स जो हुआ करती थी, फैमिलीज जो हुआ करती थी, वो लोग क्या करती थी, कहीं ना कहीं अपना ही ख्याल रखती थी, बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, ऐसे नहीं कि बहुत सारे कुनबे हुआ करते थे। लेकिन आज सिटीज जो है बहुत बढ़ते चली गई हैं, बहुत सारी जगहों पे आप देख पा रहे हो टाउन से, तो स्वाभाविक है पहले समय कम जनसंख्या थी तो लोग अपने पे ध्यान देते थे। बट आवर एंसेस्टर्स, अब यहां पर एंसेस्टर्स का मतलब क्या होता है, पूर्वज। आप सभी जानते हैं ना पूर्वज कौन होते हैं, परदादा, परदादी, आपके फोर फादर्स ना। दैट होल वर्ल्ड इज फैमिली, उन लोगों ने तो हमको यही सिखाया है कि पूरा विश्व क्या है, हमारी फैमिली है। अब आप बोलोगे सर ये जो वसुदैवम कुटुंबकम वाली बात जो आती है वो कहीं ना कहीं हमारे ऋषि मुनियों से आई है। जी हाँ, हम उनको अपने एंसेस्टर्स में ले सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों है कि हम वसुदैवम कुटुंबकम की बात करते हैं। देखिए हमारे एंसेस्टर्स ने हमको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझाई है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यदि हम सारे समाज को अपना मान के नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे समाज का उद्धार नहीं हो पाएगा, और समाज का उद्धार तो तभी हो पाएगा ना माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम सबको अपना समझेंगे। आपसे ये कोई नहीं कह रहा कि आप किसी और के बच्चे को अपना बच्चा बना लो, किसी और के भाई को भाई बना लो, नहीं, लेकिन सबको एक दृष्टि से देखो, सबको ऐसे नजरों से देखो कि आप उनके क्या हैं, उनके सगे संबंधी हैं, आप उनकी फैमिली के पार्ट हैं। जैसे आपने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बहुत अच्छे तरीके से इस बात पर व्याख्या दी गई है, या बहुत अच्छे तरीके से सीरियल बनाया गया है जहां पर अलग अलग लोग रहते हैं फैमिली के, और वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि जेठालाल और दया ये लोग जैनी है ना, जैन लोग हैं तो ये लोग कहीं ना कहीं उन पे ध्यान नहीं देंगे, बबीता जी पे, इन लोगों पे। भाई किसी को जरूरत पड़ती है तो उनको पैसों की मदद भी करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, पानी देते हैं, कपड़ा, मतलब हर एक चीज का लेन देन करना और एक सहयोग डेवलप करते हैं। दिस मीन्स दैट वी शुड बी ब्रॉड माइंडेड। हमें क्या होना चाहिए, हमको ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ब्रॉड माइंडेड होने का मतलब क्या होता है, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रॉड माइंड का मतलब होता है ऐसा मस्तिष्क जो चाहू बाहर पकोड़ता हो ना। इसका अर्थ ये होता है कि जहां पर
आप बहुत अच्छे तरीके से अपने परसेप्शन डेवलप करते हैं, मतलब आप ऑल राउंड चीजों को देखते हो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। आपका माइंड जो है वो डेवलप है, बढ़ रहा है, बड़ा होना है ना, ब्रॉड का मतलब बहुत बड़ा होना ना, बढ़ना। एंड लव एवरी ह्यूमन बीइंग, है ना। और क्या करना है ना, इसका मतलब साफ साफ है ना कि हमारा माइंड क्या होना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए और लव करना चाहिए हर एक ह्यूमन बीइंग को, इरिस्पेक्टिव। आप बोलोगे सर इरिस्पेक्टिव, देखिए इरिस्पेक्टिव ना बजाय ना रिगार्डलेस ऑफ, इसका मतलब होता है विदाउट कंसिडरिंग समथिंग और बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय इट ना। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक चीज को ही लेकर चले, इरिस्पेक्टिव मतलब इन सब चीजों को रिगार्डलेस ऑफ ना, हर एक चीज को छोड़कर हम क्या करें, हर कास्ट, हर कलर, हर क्रीड को देखें। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही कास्ट को देखें कि नहीं ये कास्ट बढ़िया, नहीं, हम इरिस्पेक्टिव वर्ड यूज कर रहे हैं, यानी हम किसी भी चीज को क्या कर रहे हैं, विदाउट कंसिडरिंग समथिंग और बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। अगर हम हिंदू है तो हिंदू को ही देखे ध्यान, नहीं, यहाँ पर हम इरिस्पेक्टिव को उपयोग कर रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे। तो हमको यहाँ पर किन पर ध्यान देना है, सभी ना, कास्ट, कलर, क्रीड और नेशनलिटी, इन सबको हमको देखना है। ऐसे नहीं किसी एक ही कास्ट के लोगों को देख रहे हैं, एक ही कलर, काला कलर, तो उसी को ही महान बना दिया, ठीक है, एक ही पंथ है तो कबीर पंथी आगे, नहीं, हमको सबको एक समान देखना है, सबको क्या करना, लेकर चलना है। तो इसलिए यहाँ पे इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड और नेशनलिटी की बात की, राष्ट्रीयता की बात की गई है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्रीड का मतलब क्या होता है, देखिए क्रीड का मतलब होता है पंथ, इस बात को अब याद रखें। बहुत सारे धर्म पंथ बना के रखते हैं, जैसे मैंने बोला कबीर पंथ होता है ना, बहुत सारे पंथ होते हैं अलग 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 अलग, आपने देखे होंगे, तो आप उसको सेक्ट भी कह सकते हो। टुडे इट हैज फार ग्रेटर रिलेवेंस देन एवर बिफोर ना। अगर हम पहले की बात करते हैं, पहले से कंपैरिजन अगर हम करें, तो इट हैज फार ग्रेटर रिलेवेंस ना। रिलेवेंस का मतलब क्या होता है, आज के परिदृश्य में अगर हम देखें तो उसकी महत्ता क्या है, तो आज उसका महत्व जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है ना। फार ग्रेटर रिलेवेंस देन एवर बिफोर, जैसे पहले नहीं था, एवर बिफोर मतलब जैसे पहले नहीं था, अभी तक देखा जाए। टुडे द वर्ल्ड इज लाइक अ विलेज, आज अगर हम ध्यान दें तो हमको यह बात ज्ञात हो जाएगी कि आज क्या है, आज हम देख पा रहे हैं पूरी दुनिया को एक विलेज की तरह। आप लोग जानते हो कि ग्लोबलाइजेशन का समय चल रहा है, और ग्लोबलाइजेशन के समय में क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन के समय में सारा विश्व जो है इंटरकनेक्टेड है। किसके साथ इंटरकनेक्टेड है, इंटरनेट के थ्रू इंटरकनेक्टेड है। आज आपको बात करनी है, आप सबसे बात कर पाओगे ना, चैट करना है फेसबुक थ्रू चैट कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं एक गांव बन गया, एक विलेज बन गया है। वी ऑल आर नेबर्स, हम सभी क्या हैं, हम सभी पड़ोसी हैं ना। आप खुद देखिए ना, हम सब पड़ोसी कैसे हो गए, हम लोग पड़ोसी इसलिए हो गए क्योंकि हम लोग एक साथ रहते हैं और एक साथ क्या करते हैं, जश्न बनाते हैं, फेस्टिवल एंजॉय करते हैं, हर एक चीज तो एक साथ करते हैं ना। आप लोगों ने कभी अकेले अकेले एंजॉय किया है क्या, बिल्कुल भी नहीं, आपने कभी भी कुछ भी अकेले एंजॉय नहीं किया है। आज भी यदि कोई त्यौहार होता है, आज भी यदि कोई ऐसा कार्य होता है, तो उस समय आप लोग क्या करते हो, उस समय सब लोगों को एकत्रित करके इकट्ठा एंजॉय करते हो। अगर जन्माष्टमी का उदाहरण लो तो जन्माष्टमी के समय भी आप लोग क्या करोगे, हांडी को फोड़ दोगे ना, सब लोग इकट्ठा होकर हांडी फोड़ते, एक अनुकरण है, एक एग्जाम्पल है ना। वी शुड लिव लाइक अ फैमिली, हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को एक फैमिली अर्थात एक परिवार की तरीके से रहना चाहिए। हम सब क्या हैं, हम लोग एक परिवार हैं। टू इनकरेज पीस एंड लव, ताकि हम क्या करें, साहस लाएं, इंकरेज करें लोगों को, बड़ो है ना, लोगों को इस तरह से बोलें ना, उनको कॉन्फिडेंस पैदा करें कि वो शांत रहें, लव करें एक दूसरे को। हम लोगों को यहाँ पर पीस, शांति और लव को क्या करना है, बढ़ावा देना है, इंकरेज करना है। इफ वी लिव लाइक अ फैमिली देयर विल बी नो वॉर एंड नो हैट्रेड। एज वी ऑल नो ना माय डियर स्टूडेंट, दैट द हैट्रेड इज अ बिगेस्ट इविल ना। बहुत अगर आप इवल की बात करो तो हैट्रेड बहुत बुरी चीज है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, अगर कोई व्यक्ति आपके पास है और आपसे चिढ़ता है, आपको हेट करता है, तो आपको भी बुरा लगेगा और उसको भी बड़ा बुरा लगेगा। तो स्वाभाविक है माय डियर स्टूडेंट्स कि हेट्रेड क्या है, एक तरीके से जलता हुआ कोयला है जिसको आप अपने पास रखते हो। तो यही कहा गया है, देयर विल बी नो वॉर एंड नो हेट्रेड। अगर हम लोग इस तरह से चलेंगे, हर एक आदमी को फैमिली मानेंगे, तो कोई भी
क्या नहीं होगा, कोई भी हम लोगों के साथ युद्ध नहीं करेगा, हमारे साथ गलत नहीं करेगा, और कहीं पे भी युद्ध जैसा माहौल जो है वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यही बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है और इसी बात को हमको अपने ध्यान में रखना है। अगर आप लोगों को कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इंडिविजुअल्स एंड फैमिली आर इंटरडिपेंडेंट ना। इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पर निर्भर होना, ठीक है। इंडिविजुअल्स यानी एक अकेला और फैमिली यानी पूरा परिवार। हम जब खुद की बात करते हैं ना, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ माय ना, जैसे मैं बोलूं मैं एक इंडिविजुअल, अब फैमिली से हटकर एक इंडिविजुअल की भी बात होती है ना, एक अकेले व्यक्ति की, ठीक है। एक घर में परिवार है तो परिवार क्या करता है, सबकी एक पहचान होती है ना। ऐसा नहीं कि परिवार के नाम से जाना जाता है परिवार, नहीं। परिवार में जैसे वेदांत है, मेरा नाम वेदांत है, तो मैं खुद एक इंडिविजुअल हूँ। मेरे मम्मी पापा के द्वारा मैं इस दुनिया में आया, लेकिन तब भी मेरी एक आइडेंटिटी है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे मम्मी पापा ही हैं तो मैं ही हूँ, नहीं, मेरी आइडेंटिटी है। तो हर एक इंडिविजुअल का अर्थ यही है कि उसकी खुद की जिसकी आइडेंटिटी होती है वो इंडिविजुअल कहलाता है। और फैमिली जहाँ पे कुटुंब की बात करते हैं तो वो क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। स्वाभाविक है, इंटरडिपेंडेंट क्यों है, तो यहाँ पर भी डिस्कशन वाली ही बात है। अब आप लोग आश्चर्य करते होंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि इतने सारे स्टेटमेंट्स जो दिए हुए हैं वो क्यों दिए गए हैं। इसके पीछे जो सबसे पहला काम जो है वो ये है कि हम किस प्रकार से चीजों को समझते हैं। अभी आपने स्टार्टिंग में देखा चैरिटी वाला क्वेश्चन कि किस तरह से घर से चैरिटी चालू होती है ना। दूसरे क्वेश्चन में अपने वसुदेव कुटुंबकम की बात देखी, और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इंडिविजुअल और फैमिली क्या है, एक दूसरे पे कर क्या करती है, डिपेंडेंट करती है। तो ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं हमको एक एकीकरण की ओर लेकर जा रहा है। लेकिन क्यों, इसका कारण यही है कि हम चीजों को समझ सकें, जीवन में हर एक का महत्व समझ सकें कि इंडिविजुअल का भी महत्व है, फैमिली का भी महत्व है, दोनों का साथ में भी महत्व है। देयर कैन बी, अगर मैं बात करूं यहां पर आंसर की तो चेक करते हैं। देयर कैन बी नो टू ओपिनियन दैट इंडिविजुअल एंड फैमिली आर इंटरडिपेंडेंट, है ना। ऐसे कोई भी ओपिनियन की हम बात नहीं कर सकते हैं ना। द फैमिली लुक्स आफ्टर ईच इंडिविजुअल मेंबर, ऐसा कोई भी दो चार ओपिनियन आपने कभी देखा ही नहीं होगा कि जो इंडिविजुअल और फैमिली है वो इंटरडिपेंडेंट है ना। देखिए स्वाभाविक है कि कभी ना रहे हों, ऐसा तो आ ही नहीं सकता। आपने कहीं से उदाहरण देखा या कहीं मत देखा है, या आपने कहीं सुना है कि जो फैमिली मेंबर और इंडिविजुअल कभी इंटरडिपेंडेंट ना रहे हों, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। वही बात यहां पर कही गई है। द फैमिली लुक्स आफ्टर ईच इंडिविजुअल मेंबर, जो फैमिली होती है वो क्या करती है, हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करती है। ध्यान केंद्रित करने का अर्थ यहां पर सापेक्ष तौर पर यही है कि माय डियर स्टूडेंट्स, हर एक फैमिली अगर आप उठाकर देखो तो क्या नोटिस कर पाओगे, मम्मी पापा भाई बहन बुआ ताई ताऊ जी सब लोग होते हैं ना। जब हम बिग फैमिलीज की बात करते हैं, हम न्यूक्लियर फैमिली की भी बात करें तो छोटे लोग होते हैं, मम्मी पापा ना, ये सब लोग इकट्ठा रहते हैं। तो आप एक चीज महसूस कर पाओगे कि फैमिली में कुछ ना कुछ लोग तो होंगे। तो हर एक व्यक्ति क्या करता है, एक दूसरे पर ध्यान देता है ना। तो वही बात कही गई है, द इंडिविजुअल कैन अटेन फुल stature with the help of the family। यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो इंडिविजुअल है वो क्या कर सकता है, अटेन कर सकता है फुल स्टैचर। स्टैचर का मतलब क्या होता है, स्टेचर, स्वाभाविक है महत्ता। विद द हेल्प ऑफ द फैमिली, किसके साथ, किसकी सहायता के साथ, फैमिली की सहायता के साथ। आप लोगों को भी ये बात पता होनी चाहिए कि सहायता जो है ना, हम सहायता किसकी करते हैं, अपने लोगों की करते हैं ना। तो फैमिली में अगर मम्मी पापा आपकी सहायता करते हैं, वो आपको अपना समझते हैं। तो अगर एक इंडिविजुअल आदमी अचीव करना चाहता है, अटेन का मतलब क्या था, पाना चाहता है पूरा स्टैचर ना, यानी महत्ता, तो वो किसके द्वारा कपा पाएगा, विद द हेल्प ऑफ फैमिली। बट फैमिली कंसिस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, लेकिन जब हम बात करते हैं फैमिली की तो हर एक फैमिली में एक इंडिविजुअल होता है। कंसिस्ट का मतलब होना ना, मतलब उसके अंदर
पाया जाना। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देखो, एक पानी है, पानी में क्या है, बहुत सारा कचरा कंसिस्ट मौजूद होना। ईच इंडिविजुअल मस्ट केयर फॉर द फैमिली। हर एक इंडिविजुअल को क्या करना है, अपनी फैमिली की क्या करनी है, केयर करनी है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है? स्वाभाविक है ना, अगर आप फैमिली के मेंबर हो तो आपको क्या करना होगा, एक दूसरे की सहायता करनी होगी, दूसरे को समझना होगा, तभी तो आप लोग आगे बढ़ पाओगे। तो यही बात यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कही गई है। सो दैट फैमिली इज हेल्दी। अगर हम एक दूसरे की केयर करेंगे तो हमारी फैमिली के लोग क्या होंगे, खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, एक दूसरे के साथ एक रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे, है ना, और प्रॉस्परस अर्थात समृद्ध हो जाएंगे। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है। द फैमिली इज लाइक आवर बॉडी। अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली क्या है? फैमिली एक बॉडी की तरह है। फैमिली क्या है? एक शरीर की तरह है। एंड इट्स डिफरेंट ऑर्गन्स आर इट्स मेंबर। अब आप बोलोगे सर ये कितनी बड़ी बात की जा रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। देखिए स्वाभाविक है, जब हम बात करते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो मेरा शरीर है ना, इस शरीर में 2 हाथ हैं ना, एक नाक है, 2 कान है, 2 आँख हैं। तो ऐसे ही फैमिली जो होती है ना, फैमिली भी एक ऑर्गन की तरह है। ये शरीर चल कैसे रहा है? जब मैं हाथ से खाना खा रहा हूँ तो मान लीजिए आपने उदाहरण देखा होगा ना कि ब्रह्मदेव जो है ना, उनका मस्तिष्क जो होता है ब्राह्मण का होता है ना, पैर और जंघा में वैश्य शूद्र होते हैं ना। आपने देखा होगा कितने अच्छे तरीके से एक उदाहरण बताया गया था ऑर्गन थ्योरी के द्वारा ना, डिवीजन की अगर हम बात करते हैं तो यही बात यहां पर कही जा रही है। ईच ऑर्गन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। यहां पर हर एक ऑर्गन क्या करता है, सहायता करता है, कुछ ना कुछ योगदान देता है। कंट्रीब्यूशन का अर्थ होता है योगदान देना। तो यहां पर हर एक ऑर्गन जो है बॉडी का, वो योगदान देता है टू द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ताकि क्या हो, बॉडी का डेवलपमेंट हो। देखिए ना, आप देखिए ना, हाथ अपना काम करता है, सर अपना काम करता है, आंखें अपना काम करती है। एंड द बॉडी नरिशेस ईच ऑर्गन, है ना। और क्या करती है बॉडी, क्या करती है, नरिश करती है, केयर करती है, नर्चर करती है, किसकी, ऑर्गन्स की। तो यही बात है। अब बॉडी क्या करेगी, अब ये ऑर्गन्स जो है बॉडी के वो काम कर रहे हैं, ठीक है, और साथ में बॉडी क्या करती है, बॉडी भी इन चीजों का ख्याल रखती है। तो यहां पर एक बात साफ हो गई है कि फैमिली जो है ना, वो कहीं ना कहीं क्या है, एक कंप्लीट क्या है, एक बॉडी की तरह है। और जो उसके अंदर रहने वाले लोग जो है ना, वो क्या है, उसके पार्ट्स हैं। सो इट इज हाउ वेरी ना, आप खुद सोचिए ना कितना ब्यूटीफुल चीज आप यहाँ पर देख पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो ना। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा ना तो आप लोगों से ना बने। सब कुछ आपसे बन पाएगा, क्योंकि मैंने हर एक चीज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बेसिक्स के साथ क्लियर करी है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो पिछली बार एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था, वो कह रहा था कि सर इतने लंबे लंबे आंसर्स हम कैसे लिखें। तो मैं आपको सिर्फ अपने अनुभव के तर्जे पर यही बात बताना चाहूंगा कि जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं, जो भी कुछ आप यहाँ पर देख पा रहे हो, उसकी रीडिंग लगाओ। जितनी बार आप रीडिंग लगाओगे ना, उतनी बार आपका माइंड जो है एक जगह पर आकर स्थिर हो जाएगा। स्वाभाविक है ना, स्थिरता क्यों आएगी? अगर स्थिरता नहीं आएगी तो आपको ही नुकसान होगा। तो एक बार हमको क्या करना, अपने माइंड को स्थिर करना है। चलिए अब यहां पर क्या दिया है, B1.1 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन। अब हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने पूरा पाठ पढ़ा है ना, तो पूरा पाठ पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, इसको पूरा ना, ये फिल इन द ब्लैंक स्टेप दिए हुए हैं, कंप्लीट द सेंटेंसेस हैं, तो इनको क्या करना, आपको कंप्लीट करना है। कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंस दिए हैं ना, सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वाक्य। डॉक्टर राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन, डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज चैंपियन, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन स्पिरिट ऑफ। तो आप जब अपने बुक को ओपन करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को ना सेकंड पैराग्राफ जो है वहां पर आप देख पाओगे कि इसके सारे आंसर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप उस पैराग्राफ की 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 5 बार रीडिंग लगा लो। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। यहां पर यह कहा जा रहा है
कि जो राधा कृष्णन रहे हैं हमारे, उन्होंने कभी भी नहीं खोया, क्या नहीं खोया, विश्वास नहीं खोया। ठीक है, किस पर से? द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, जो आदमी की जो महत्वपूर्ण आवश्यक इंसानियत जो है ना, उस पर से। अब आप बोलोगे सर ये आवश्यक एसेंशियल जो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत, ये क्या होती है? देखिए, हर एक आदमी के पास क्या है? इंसानियत है ना, हम सब इंसान हैं, तो हमारे पास क्या इंसानियत है। हम बोलते हैं ना कि हम जानवर तो नहीं है ना कि हम किसी को काट कर खा जाएं, हम किसी आदमी को काट कर खा जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। कि हमको भूख लगी तो चलो आज हम पकाते हैं एक आदमी, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है ना। तो यही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं इंसानियत में। ये एक आदमी है ना, ये एक स्त्री है, ये एक बच्चा है, हमको कैसा व्यवहार रखना है। तो एसेंशियल ह्यूमैनिटी जो है, इसके ऊपर से उन्होंने कभी भी अपना फेथ जो है वो कभी डगमगाया नहीं। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भी आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि जो आपका फेथ है, जो आपका विश्वास है, उसको आप लोग बनाकर रखिए। क्यों बनाकर रखिए? इसीलिए बनाकर रखिए ताकि जीवन की कठिन परिस्थितियों में आप लोग आगे उठकर सामने आ सके, जैसा राधा कृष्णन ने किया। डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज चैंपियन ना। चैंपियन का मतलब हम लोगों ने पता किया था बहुत अच्छे तरीके से ना, मैंने आपको समझाया भी था। तो अभी हम देखते हैं लाइन को क्या है। तो डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज चैंपियन, अर्थात सपोर्ट करना। चैंपियन का मतलब क्या होता है? सपोर्ट करना। इन दिस सेंस, राइट ऑफ ऑल मैन, यहां पर ऑल आएगा, ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी एंड विद जस्टिस, है ना। यहां पर यही कहा जा रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने हमेशा सपोर्ट किया, किसका? कि उन राइट्स का सपोर्ट किया जहां पर हर एक आदमी कैसे रह रहा है? डिग्निटी के साथ, अर्थात सम्मान के साथ रह रहा है, और जस्टिस के साथ रह रहा है। जस्टिस का अर्थ क्या होता है? आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि जब हम जस्टिस की बात करते हैं, ठीक है, जस्ट से बना है जस्टिस, जहां पे हम न्याय की बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, न्याय आप लोग जानते हैं न्याय क्या होता है ना। न्याय जस्टिस होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक बढ़िया सी प्यारी सी एक मूर्ति है, इस पे कुछ लगा हुआ है ना, और उसके हाथ में तराजू रहता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है? न्याय की ही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी, तो उन्होंने इस बात को सपोर्ट किया। ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन स्पिरिट ऑफ, अब भाई किस भावना के साथ ना, किस जोश के साथ जाकिर हुसैन जो है वो घुसे, एंटर किए ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। जो ऑफिस होता है ना, जो कार्यकाल, जहां पे आप लोग देखते हैं ना कार्यकाल की अवस्था होती है, एक जगह होती है, तो उसको हम ऑफिस कहते हैं, जहां पे लोग जाकर काम करते हैं। तो प्रेसिडेंट किस स्पिरिट के साथ वहां पर गए? प्रेफुल ह्यूमैनिटी एंड डेडिकेशन ना। यहां पर देखिए, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे प्रेफुल ह्यूमैनिटी के साथ, यानी उन्होंने यहां पर पूर्ण समर्पण। डेडिकेशन का मतलब क्या होता है? समर्पण। पूरे समर्पण के साथ, प्रेफुल ह्यूमैनिटी ना, प्रार्थनापूर्ण इंसानियत के साथ वहां पर एंट्री की। तो क्या होता है, जब कभी भी हम कहीं जाते हैं तो हमारे अंदर भी इस तरह की भावनाएं जो है होनी चाहिए। इसीलिए होनी चाहिए क्योंकि ताकि जहां पर भी हम जाएं तो वहां पर हम पॉजिटिविटी, अच्छाई का जो परचम है उसको लहरा सकें। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स, अब यहां पर क्या है? देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार, अकॉर्डिंग के अनुसार, द वैल्यू रिमेन्स, जो वैल्यू होती है ना, वो कैसी रहती है? इटरनली वैलिड, परमानेंट। इटरनली मतलब परमानेंट तौर पर सही होती है। वैल्यूज क्या होते हैं? हमारे मूल्य। आप इनको मूल्य की तरह देख सकते हो, आदर्श के तौर पर देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, एजुकेशन इज, एजुकेशन तो आप सभी जानते हो। तो एजुकेशन क्या है? प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। अब देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि जो जाकिर हुसैन है, उनके अनुसार एजुकेशन को उन्होंने क्या माना है? प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ना, जो सामान्य कॉमन औजार, सबसे पहला औजार उनके लिए यही है। किसके लिए? नेशनल पर्पस। हर राष्ट्र के अपने कारण होते हैं, अपने औचित्य होते हैं,
उनकी पूर्ति के लिए प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट क्या है? एजुकेशन है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहां पर यही अराइज होता है कि ऐसा क्यों कहा गया है, ऐसा किस लिए कहा गया है कि एजुकेशन ही हमारी प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है? देखिए, एजुकेशन प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस बात को समझने का प्रयास करें, बिना बेस के आदमी कभी आगे नहीं पहुंच सकता। पहुंच सकता है कि नहीं? नहीं पहुंच सकता। तो वही चीज है, एजुकेशन क्या है? एजुकेशन हमारा बेस है। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन हमारा बेस है, हमारा फाउंडेशन है। अगर हम अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग रखेंगे तो ही तो हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए उनका पुराना या प्रमुख हथियार जो है वो है। और एक बात और कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति एजुकेटेड होता है, अब एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि क्लास 6 से 12 तक बहुत अच्छा फर्स्ट रैंक ले आए, 12th में भी टॉप किया आपने, मेरिट ले आए, और आप लोगों ने कॉलेज में भी टॉप किया, हर एग्जाम पास किया, ये एजुकेशन का भाग नहीं होता। एजुकेशन का मतलब ये होता है जब आप ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लो जिसके तहत आप अपने समाज में अच्छे तरीके से अपने आप को दिखा सको, है ना, अपने समाज से प्यार कर सको, कुछ नई प्रोडक्टिविटी कर सको, वही एजुकेशन है। ठीक है, आज भी कितने सारे लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। लोग ये कहते हैं कि हमको नौकरी नहीं मिल पा रही, जस्ट बिकॉज द रीजन इज दैट कि हमने 10th नहीं पढ़ा, 12th नहीं किया। कुछ लोगों का यहाँ तक भी कहना, हम 10th 12th पढ़ाई भी कर चुके हैं, PhD भी कर चुके हैं, उसके बाद भी हमको नौकरी नहीं मिल रही। तो स्वाभाविक है, नौकरी डिपेंड करती है आपकी काबिलियत पे। अगर आप काबिल नहीं हो तो आपको कोई नौकरी क्यों देगा? नौकरी उसको ही दी जाती है जो उनकी काम को पूरे तरीके से कर सके। फॉर एन एग्जाम्पल, आप लोग देखते होंगे गूगल में कंटेंट लिखा रहता है, बहुत कुछ लिखा पढ़ते हैं आप लोग ना, ये सब कुछ आंसर्स वगैरह आप जो लोग बनाते होंगे, तो वो लोग लिखते होंगे, कुछ आता होगा तो उसके दर्जे पे उनकी नौकरी मिली। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन आदमी को क्या करती है? एजुकेशन कुछ ना कुछ सिखाती है आदमी को, लिखना पढ़ना, और उसके दर्जे पर आदमी क्या करता है? आगे बढ़ता है। लेकिन स्किल्स जो हैं आदमी को पढ़ने के बाद खुद डेवलप करना पड़ता है। इसलिए एजुकेशन ही प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है। चलिए बी पर आते हैं। 1.2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। आपको क्या करना है? उत्तरों को बहुत एकदम ब्रीफ तरीके से देना है ना, ज्यादा ना छोटा ना कम, ज्यादा कम ना ज्यादा, इस तरह से। खोलिए पेज नंबर 17। What did डॉक्टर राधा कृष्णन bring to the presidency? है ना। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है। यहां पर जो राधा कृष्णन है, अब देखिए स्वाभाविक है, राधा कृष्णन भी जो थे प्रेसिडेंट बने थे, तो उस समय स्वाभाविक है उन्होंने कुछ ना कुछ तो योगदान उस पद के लिए दिया ही होगा। तो उसी पद की योगदान की बात यहां पर कही जा रही है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि राधा कृष्णन के बारे में हमको उत्तर देना है। तो अभी तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखो आप अपनी कॉपी में। ठीक है, पेज नंबर 17 खोलो। अब मैं आपको बताता हूं कि राइटिंग प्रैक्टिस कैसे की जाती है। हम सबसे पहले एक चीज जरूर सीखेंगे, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम आ रहा है आपका, तो राइटिंग प्रैक्टिस हमको कैसे करनी है। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया राइटिंग प्रैक्टिस। तो आपको कैसे करनी, देखिए राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहला काम तो ये होता है कि आपको अपनी बुक को रीड करना है। कम से कम आप लोग 5 बार अपनी बुक को रीड करो। ठीक है, उसके हार्ड वर्ड जो हैं उनको ग्लॉसरी में जो दिए हुए हैं उनकी भी रीडिंग लगाओ। ठीक है, उसके बाद जब आप रीड करोगे तो अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। अब जैसे लेकर राधा कृष्ण ने किस तरह प्रेसिडेंसी में, है ना, आप देख पा रहे हो ना यहाँ पर क्या लाए, वो क्या लेकर आए, वहां पर कुछ तो ऐसी चीज लेकर आए वहां पर। तो उस चीज को आप दिमाग में जैसे रीड करोगे तो आपके माइंड पे क्लिक करेगा। और पहले बार लिख कर देखो, अगर नहीं समझ में आता तो आप वीडियो देखो, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको देखो, उसको समझो, और फिर वापस लिखो। और कम से कम डेली आप क्या करो, रोज ना, रोज क्या करो आप, रोज 5-5 क्वेश्चन उठाओ और 10-10 या 15-15 लाइन लिखने की कोशिश करो। भले ही वो शॉर्ट हो या भले ही वो बहुत लॉन्ग हो,
ताकि कम से कम एक पेज डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपसे आंसर लिखते बन जाएंगे। तो यहां पर दिया है प्रेसिडेंसी का अर्थ यहां पर यही है कि उनकी ऑफिस की बात हो रही है ना। प्रेसिडेंसी का मतलब उनका ऑफिस, प्रेसिडेंट की जो पोस्ट उन्होंने होल्ड की थी उसी ऑफिस में वो क्या लेकर आए थे। डॉक्टर राधा कृष्णन brought to the office of the president a rare degree of learning and wealth of experience। अब यहां पर राधा कृष्णन जो है वो क्या लेकर आए थे ऑफिस में, अ रेयर डिग्री ऑफ लर्निंग। रेयर डिग्री ऑफ लर्निंग का मतलब क्या होता है? पहली बात, डिग्री का मतलब होता है मात्रा ना, कितने मात्रा में बढ़ना घटना, ये बात होती है। रेयर जो कभी भी आप देख ना पाओ ना, बहुत कम जगहों पे वो चीज देखी जाती है। जैसे रेयर कलर हो गया, रेयर बिल्डिंग हो गई है ना, रेयर जानवर हो गया, उसकी बात हो रही है। तो वहां पर उन्होंने क्या करा, एक इस तरह की लर्निंग लेकर आए, इस तरह की एक अनुभव है ना, एक अनुभव विज्ञान बोल सकते वो लेकर आए यहाँ पर, जो बहुत अलौकिक है, कहीं ना कहीं हर जगह पाया नहीं जाता। वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस से आप क्या समझते हो? देखो, वेल्थ का मतलब क्या होता है? धन दौलत, और एक्सपीरियंस क्या होता है? अनुभव, है ना। तो अनुभव का धन जो है वो यहाँ पर लेकर आए। तो स्वाभाविक है कि वो एक तरीके से एजुकेशनिस्ट थे, बहुत महान व्यक्ति थे राधा कृष्णन। तो उन्होंने क्या करा, सीखने का जो तरीका होता है ना, देखिए लर्निंग इज अ प्रोसेस। सीखना क्या है? एक प्रक्रिया है, और उसके तहत आदमी को क्या करना पड़ता है? उससे गुजरना पड़ता है। आप लोगों ने बचपन में पढ़ाई की ना, मैंने आपको एजुकेशन का मीनिंग बहुत अच्छे से बताया। तो उन्होंने यहाँ पर ऑफिस में भी क्या किया, एजुकेशन की फॉर्म लेकर आए ना, अपने अनुभव लेकर आए। देखिए प्रत्येक आदमी जो है अपने अनुभवों के कारण क्या है, फेमस होता है, अपने अनुभवों के कारण आगे आ पाता है। जिस भी व्यक्ति के पास अनुभव नहीं है वो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी नहीं पा पाता। तो वो अनुभव लेकर आए। ही हैड अ फर्म, फर्म का मतलब क्या होता है? दृढ़, दृढ़, फर्म का मतलब होता है दृढ़। बिलीव इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी विद जस्टिस एंड वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज। यहां पर वो ये लेकर आए, एक तो आपको दो चीज समझ में आ गई, रेयर डिग्री ऑफ लर्निंग आप समझ गए है ना, ऐसी लर्निंग, आप ऐसी पढ़ाई, आप ऐसे सीख लेकर आए जो हर जगह पाई नहीं जाती है ना। एक ऐसा धन लेकर आया अनुभव का जो कहीं नहीं पाया जाता। और क्या लेकर आए? असेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, जो हमारा ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी का मतलब इंसानियत की बात करते हैं, तो जो इंसानियत के ऊपर जो भरोसा है उनका, वो लेकर आए वहां पर। ठीक है, खास के राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी, है ना। अब कैसे? उन्होंने यहाँ पर ये भी देखा कि जो अधिकार हैं लोगों के, उस पर भी उन्होंने क्या किया, फोकस किया। कहीं ना कहीं हर एक आदमी के बारे में आप सभी जानते हैं कि हर आदमी इज्जत चाहता है, हर एक आदमी चाहता है बहुत अच्छे से जिए। ठीक है, जस्टिस, इस पर भी उन्होंने क्या करा, फोकस किया। एंड वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, और जो एकीकरण है किसका, हर एक आध्यात्मिक मूल्यों का ना, हर एक आध्यात्मिक मूल्यों के एकीकरण, वननेस पर भी उन्होंने क्या करा, बिलीव किया। अब आप बोलोगे सर ये वननेस जो है ना, वननेस स्पिरिचुअल वैल्यूज से क्या समझते हैं? देखिए सबसे पहली बात होती है कि आपने सुना होगा ना कि जीवन की मूल्यों पर जो आदमी नहीं चलता उसका जीवन जो है वो ध्वस्त हो जाता है, अर्थात उसका जीवन जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वैसे ही कुछ स्पिरिचुअल वैल्यूज होते हैं। अगर हम उन स्पिरिचुअल वैल्यूज के अनुसार नहीं चलते तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमको बहुत बहुत नुकसान उठाना पड़ जाएगा। अब स्पिरिचुअल वैल्यूज क्या होते हैं? देखिए अध्यात्म ये कहता है कि हमको जीवन में क्या करना है, अच्छे से रहना है और अपनी आत्मा को पल्लवित करना है, अपनी आत्मा को क्या करना है, मनोहरी बनाना है, बहुत आगे तक लेकर जाना है, ईश्वर जो है ना उस तक पहुंचाना है। तो उसकी वैल्यूज को हमको अहिंसा का पालन करना, सत्य पर चलना, ठीक है, बहुत सारी बातें, चोरी ना करना, बहुत सारी बातें आती है स्पिरिचुअल वैल्यूज की। तो वही बात यहां पर है, तो उसकी एकता की बात की। चलिए यहां पर दिया है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट ओथ डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ। अच्छा, अब किस तरह की, कौन सी ओथ, कौन सी शपथ जो थी जाकिर हुसैन जी ने ली थी?
तो अब देखिए, हमको पता है कि जाकिर हुसैन जो थे वो अब क्या बन गए, हमारे देश के राष्ट्रपति बन रहे थे। तो उसमें वो क्या कर रहे थे, एक शपथ ले रहे थे। अब देखिए यहां पर शपथ है, तो ये आपको दिख रहा है ना, यहां पर लाइन भारत इज माय होम, इस सेंटेंस को आप जब पढ़ोगे, तो हमने जब स्पीच पढ़ी थी उनकी, तो उसी स्पीच में हमको ये बात बहुत इस तरीके से ज्ञात हो गई थी कि भारत जो है मेरा घर है। ये बात जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लाइन में, एक लाइन के जरिए सब लोगों को समझाई अपनी स्पीच में। तो जो ओथ था, तो व्हाट ओथ, कौन सी ओथ जो है उन्होंने ली, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब देखिए ओथ तो लेने वाली बात है ना, लेकिन अब किसकी ओथ ली है ना, व्हाट ओथ, इससे आप क्या समझते हो, क्या प्रधानमंत्री बन गए थे वो ना, क्या वो राष्ट्रपति बन गए थे? भाई शपथ ले रहे हैं तो किसकी शपथ ले रहे हैं, किस पोजीशन की शपथ ले रहे हैं, उसकी बात यहां पर हो रही है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहीं ना कहीं देखिए, सबसे पहली बात तो यहां पर क्लियर है कि वो शपथ ले रहे हैं किस पोस्ट के लिए, प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। और क्या है ओथ में, उन्होंने ओथ में क्या लिया, ओथ ऑफ लॉयल्टी। अब आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि जब हम बात करते हैं लॉयल होने की, लॉयल का अर्थ होता है फेथफुल होना। बहुत सारे लोग जो हैं आज के समय में क्या है, बिल्कुल भी फेथफुल नहीं है। फेथफुल का अर्थ यही होता है कि हमको क्या करना है। आपने एक रामू काका की कहानी सुनी होगी, हर एक पिक्चर में आपने देखा है पुराने समय में, आलोकनाथ जो क्या करते हैं, एक्टिंग करते हैं, रामू काका ऐसे एक्टिंग करते जाते हैं, तो उसमें दिखाते हैं कि वो कितना फेथफुल रहते हैं लोगों के प्रति ना, अपने मालिक के प्रति। तो सब उनको काका काका बुलाएंगे और वो हमेशा लोगों के काम करेंगे। तो फेथफुल का मतलब ये होता है समर्पित होना है। जैसे एक नौकर, एक ड्राइवर क्या होता है, समर्पित होता है। तो वैसे ही हम उनको उनसे कंपेयर नहीं कर रहे, हम बस एक समर्पण का उदाहरण दे रहे हैं। तो उन्होंने ये ओथ ली कि वो समर्पित होंगे, लॉयल होंगे, किसके प्रति, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति। देखिए यहां पर बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, अर्थात संविधान। देखिए संविधान का मतलब क्या होता है, आप सभी को जानना चाहिए। संविधान जो है एक बहुत बढ़िया चीज है। क्या है ये संविधान? आज जब हमारा देश जो बना है, किसकर बेसिस पर बना है, किसके बेसिस पर चल रहा है, संविधान के बेसिस पर। यह एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं कि किस तरह से देश में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या कौन को क्या करना है, कौन को क्या नहीं करना है, किसके अधिकारों का हनन होगा तो उसको कैसे सजा देनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से दी हुई हैं। तो उसी की लॉयल्टी की बात कर रहे हैं, यानी मैं अपने संविधान के प्रति क्या रहूंगा, समर्पित रहूंगा और पूरी तरीके से फेथफुल रहूंगा। यही बात जो है यहाँ पर कही गई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। बिजनेस क्या है, इंटरप्राइज क्या है, एजुकेशन का क्या है, कारण धंधा क्या है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, द बिजनेस ऑफ एजुकेशन is constantly to renew the process of growth of national culture and national character। अब देखिए यहां पर बहुत अच्छे तरीके से यह बात कही गई है कि जो जाकिर हुसैन हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, रह चुके थे, उन्होंने कहा है कि जो मेन बिजनेस क्या, अब बिजनेस का मतलब क्या होता है, व्यापार करना, पर हमको यहाँ पर सिर्फ एक कार्य के तौर पर इसको लेना है ना। बिजनेस जो है, मेन कार्य जो एजुकेशन का, वो क्या है, कॉन्स्टेंटली टू रिन्यू द प्रोसेस। अब बिजनेस में क्या होता है, चीजें आती हैं, चीजें जाती जाती, पैसा कमाते हैं लोग, चीजों को बेचते हैं। लेकिन एजुकेशन को हम इस तरह की धंधे के तौर पे नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर एक सेंस निकाला है कि जो बिजनेस है, जो एजुकेशन का मेन कार्य जो है, महत्वपूर्ण कार्य अर्थात इंपॉर्टेंट वर्क, जो इंपॉर्टेंट वर्क है ना, जो महत्वपूर्ण कार्य है, वो क्या है, लगातार, कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार रिन्यू करना, वापस से चेंज करना, न्यू न्यू बदलाव लाना। किसमें, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर,
जो हमारा राष्ट्रीय ना, आप अगर बात करो नेशनल कल्चर की, कल्चर का अर्थ क्या होता है? चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, कल्चर का मीनिंग आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है, टू रिन्यू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर, है ना। अब देखिए मैं बता देता हूँ कल्चर का मतलब क्या होता है। संस्कृति ना, संस्कृति हमारी, तो यहाँ पर इसका यही करना है, एक प्रक्रिया चालू करनी है किसकी ग्रोथ की, किसकी ग्रोथ की? राष्ट्र के, राष्ट्रीय संस्कृति जो है उसको, है ना, उसको हमको क्या करना है? बढ़ाना है, उसमें बढ़ोतरी लानी है। कैरेक्टर जो है उसमें क्या करना है? उनको बढ़ोतरी लानी है, उससे ग्रोथ करना है, वृद्धि लानी है। तो वो कैसे होगा? बार बार रिन्यू करने से होगा। तो एजुकेशन क्या है? वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है? रिन्यू कर रहा है। किसकी प्रक्रिया को? नेशनल कल्चर के प्रक्रिया को। नेशनल कल्चर से आप क्या समझते हो? देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हमारा जो न्यू पार्लियामेंट है उसका निर्माण हो रहा है ना करंटली। जब आप वीडियो देखोगे हो सकता है कि उस दिन इनॉग्रेशन भी हो गया हो, तो वहां पर आप देख पाएंगे कि मोदी जी ने संसद भवन का निर्माण करवाया है। तो संसद भवन का निर्माण में वहां पे सेंगोल ना, आप देख पाओगे कि नेशनल कल्चर को एक इंडिकेट दिखाया है कि जो सेंगोल है, जो चोल शासक यूज किया करते थे, उसको वहां पे रखाया जा रहा है। ठीक है, वहां पर आप देख पाओगे कि जो मौर्य साम्राज्य जो है ना, उसका एक वो बना के चिन्ह बना गया है। आप लोगों को पता है कि पिलर है। तो वो सब कुछ जो है कहीं ना कहीं क्या है? नेशनल कल्चर को दर्शाता है, राष्ट्रीय जो हमारा संस्कृति है उसको बता रहा है। तो वही है कि कैसे धीरे धीरे हम क्या करते हैं? चेंजेस ला रहे हैं ना, हम बदलाव ला रहे हैं अपने देश में, हम अपनी संस्कृति को वापस ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेशनल कल्चर जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेशनल कैरेक्टर, देखिए नेशनल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? अब जैसे कि आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जब हम बात करते हैं डिप्लोमेसी की, जब हम बात करते हैं डिप्लोमेसी की, तो हमारा देश जो है वो हमेशा से यही कहता आया है कि हम 3 चीजों पर ध्यान रखते हैं। एक है मिडिल पाथ, ठीक है, एक हो गया हमारा सहिष्णुता। ठीक है, मैं इसको सहिष्णुता को टॉलरेंस कह सकते हो आप। ठीक है, टॉलरेंस मान लो उसको। मिडिल पाथ हो गया। ठीक है, आपको पीस एंड हार्मनी, है ना, पीस एंड हार्मनी आप उसको मान लो, पीस एंड हार्मनी मान लो उसको। तो यहां पर यही कहा जाता है कि हमारे देश का जो चरित्र है, कहीं ना कहीं राष्ट्र का जो चरित्र है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है उसके लोगों पर, उसके व्यवहार पर। तो उसमें हमको क्या करना है? हमको कुछ बदलाव लाना है ना, उसमें भी हमको क्या करना है? रिन्यू करते जाना है, जिसके चलते क्या हो, हमारा देश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से वृद्धि करे। तो ये प्रश्न जो है कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, ये एकदम लड्डू क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको बस कुछ नहीं करना, इसी क्वेश्चन को लिख कर देखना है। तो यहां पर बस एक बात याद रखिएगा, जाकिर हुसैन है, यहां पर आप बिल्कुल भी हुसैन को ये मत कर दीजिएगा, डबल एस मत लगाइएगा। कहीं ना कहीं क्या होता है, डबल एस जो है वो लग जाता है। ठीक है, तो वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जाकिर हुसैन ये कोई एक वादक का नाम पे आ जाएगा। तो अभी आप यहां पर ध्यान दें, डबल एस नहीं, सिर्फ एक ही एस लगाएं। ठीक है, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं, एक गोला लग जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू? खुद के लिए उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली, क्या प्लेज लिया, क्या वो लिया? तो यहां पर डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो प्लेज ली अपने प्रति, वो क्या है? ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर भी संस्कृति का रोल जो है उसके ही बारे में हम बात करेंगे, किस तरह से वो उसकी सर्विस के लिए अपने पूरा न्यौछावर करने की बात करते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर उठकर आ रही है, और वो ये है कि प्लेज ना, आप लोग ने भी क्या किया होगा, खड़े होकर प्लेज लिया होगा, अपने प्रति एक दृढ़ विश्वास पैदा करने की बात की होगी, कि आप लोग ने सोचा होगा कि नए साल से हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को भी बताइए कि आपने अपने जीवन में क्या प्लेज लिया है, आपने अपने जीवन में ऐसा कौन सा संकल्प लिया है ना, आप संकल्प भी कह सकते हो उसको। क्योंकि जीवन में संकल्प लेने वाले लोग बहुत कम होते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि संकल्प लेने की जो प्रक्रिया है वो बहुत अलग होती है। तो अपने जीवन में हमको संकल्प लेना चाहिए, लेकिन उन्हीं लोगों को जो उसको पूरा कर सके। तो उन्हीं में से कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन है। और उन्होंने भी इसकी क्या की, संकल्प लिया खुद के लिए, हिमसेल्फ टू ना, खुद से
क्या? यहां दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन कमिटेड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, हम लोग क्या करते हैं ना, कमिटमेंट करते हैं अपने आप से, हम कहते हैं कि हम ये कार्य करेंगे, तो स्वाभाविक है जब प्लेज ले रहे हैं तो खुद के लिए ही, उन्होंने प्रतिज्ञा खुद के लिए की है ना, तो कमिटेड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। उन्होंने कहा कि समग्रता जो है ना, भारत के जो कल्चर है, भारतीय जो संस्कृति, इसकी समग्रता की सर्विस करने की वो क्या लेते हैं, प्लेज लेते हैं, उसकी सेवा करने की क्या लेते हैं, वो प्लेज लेते हैं। ही प्लेज्ड टू सर्व द पीपल, उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्लेज किया ना, प्लेज लिया, प्रतिज्ञा ली, टू सर्व द पीपल, कि वो लोगों को क्या करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। सर्व का मतलब होता है सेवा। एंड वर्क फॉर देयर वेलफेयर, और वो क्या करेंगे, वेलफेयर के लिए कार्य करेंगे। इसके बावजूद भले ही इरिस्पेक्टिव ना, इरिस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, रिगार्डलेस ऑफ ना, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी कास्ट, कोई भी कलर, कोई भी पंथ अर्थात क्रीड हो, उसको ना देखते हुए वो क्या करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, सबकी क्या करेंगे, वेलफेयर, वेलफेयर को देखेंगे। वेलफेयर का मतलब क्या होता है, कल्याण, ठीक है, कल्याण कहते हैं उसको। देखिए सेवा और कल्याण ये सभी भाव जो है उसी के अंदर होते हैं जो सहायता करता है, सहायता है ना, सहायता। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न जरूर आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो यहां पर इस बात पर आप ध्यान दें। और इस क्वेश्चन की एक लाइन जो है, टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ द इंडियाज कल्चर, ये इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको तो आप याद कर लो क्योंकि यही इसका की लाइन है, की वर्ड है इसका, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या दिया है, वॉट डज वर्क ऑन वन सेल्फ मीन, वॉट इज इट्स एंड प्रोडक्ट। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, वॉट डज क्या मतलब है, वर्क ऑन वन सेल्फ मतलब खुद पर ही काम करना, और एंड प्रोडक्ट का मतलब क्या है। तो चलिए अब यही तो हमको पता करना है ना, तो चलिए हम आंसर में देखते हैं। जैसे कि यहां पर दिया है, वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स टू फॉलो द अर्ज टूवर्ड्स moral development as a free person and self-imposed discipline. Its end product is a free moral personality. यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब आप लोगों के अंदर एक अर्ज उठती होगी ना, उत्कंठा उठती होगी ना, तो वही अर्ज होता है। पर अर्ज का मतलब ये निकल कर आता है। तो वर्क ऑन वन सेल्फ, खुद पर कार्य करना, मीन्स टू फॉलो ना, क्या करना, फॉलो करना अपनी इच्छाओं का, अपने अर्ज को, टूवर्ड्स मॉरल डेवलपमेंट, है ना। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, मॉरल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ना है, ताकि क्या हो, किस तरह से, एक फ्री मैन की तरह से, है ना, एक सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन की तरह से। इट्स एंड प्रोडक्ट इज फ्री मॉरल पर्सनालिटी। और क्या होगा, जब हम इसका पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं हम एक फ्री मॉरल पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे ना। आप लोगों को पता होना चाहिए मॉरल का मतलब होता है नैतिक। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी डाउट आपके माइंड में होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वॉट शैल वी डेडिकेट आवर सेल्फ टू, है ना, हमको क्या, किस चीज के प्रति डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए हमारा, है ना, किस चीज के प्रति, वी शैल डेडिकेट अवर सेल्फ टू, हमको किस चीज को, आप देखते हैं ना अपने जीवन में कि हमको कुछ ना कुछ तो अपने जीवन में करना ही है, तो समर्पण तो करना ही पड़ेगा। तो कुछ लोग भगवान पे समर्पित होते हैं, तो हमको क्या करना है, हमको अपने आप को किसके लिए समर्पित करना है, डेडिकेट किसके लिए करना है। We should dedicate ourselves for the improvement of ourselves. यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि हमको समर्पण करना है ना, समर्पित होना है खुद के लिए। फॉर ना, खुद को आप समर्पित करो किसके लिए, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर सेल्फ, खुद के ही इम्प्रूवमेंट के लिए, खुद की सुधार के लिए खुद को समर्पित करो। टू सर्व द सोसाइटी फॉर द बेटर, है ना, अपने आप को क्या करना है, समर्पित करना है, ताकि हम खुद को साथ साथ अपने सोसाइटी को क्या करें, इम्प्रूव करें।
फॉर अ बेटर, अ जस्टर एंड अ मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ ना, ताकि क्या हो, एक बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है ना, बहुत अच्छा वे जिंदगी का डेवलप हो सके। तो यहाँ पर साफ साफ तरीके से यही कहा गया है कि वी शुड डेडिकेट अवर सेल्फ फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ अवर सेल्फ टू सर्व, ना कि हम अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लें ताकि अपनी सोसाइटी की क्या कर सकें, सेवा कर सकें, ठीक है, ताकि उससे आप सेवा करेंगे, कुछ करें, ताकि क्या होगा, उससे एक बहुत बढ़िया, एक बहुत ही ग्रेसफुल ना भव्य जिंदगी जो होगी वो निर्मित हो जाएगी। तो यही बात है। अब यहां पर देखिए इस क्वेश्चन की खासियत क्या है। जब भी हम इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो यहां पर एक बात साफ हो जाती है और वो है सोसाइटी। आप लोगों को जब भी आंसर्स लिखना हो तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो भी उत्तर यहां पर दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट ही इनको उतारना है, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसे टू सर्व द सोसाइटी फॉर अ बेटर, जस्ट एंड मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ। अगर आप इसी लाइन को थोड़ा बहुत मगअप कर लो या समझ लो एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए, तो हो सकता है आपको मार्क्स मिल जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंग्लिश की ना एक खासियत ये है कि इंग्लिश में ना कुछ होते हैं स्टेटमेंट्स, इंग्लिश में स्टेटमेंट्स होते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है ना माय डियर स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं आपको रखने होंगे याद करके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने मन से उन चीज़ों को बना रहे हो। अगर अपने मन से उन चीज़ों का निर्माण करोगे तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ जाएगा। तो मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अपने मन से लिखिए, लेकिन मन से लिखने का अर्थ ये नहीं होता कि कुछ भी कहानी किस्से बनाकर डाल रहे हो। आपको जो दिया है उसी को समझ कर लिखना है, उसको अनुरूप लिखना है, ठीक है। तो कुछ स्टेटमेंट आपको कॉपी करने पड़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। When was डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न? बहुत लड्डू क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है ये। हो सकता है 1 मार्क के लिए क्वेश्चन यहां पर आ जाए, ठीक है। यहां पर दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन हैदराबाद इन 1897। 1897 में हैदराबाद नाम की जगह है, हैदराबाद जानते हैं, तो वहां पर ये पैदा हुए थे, बस, और कुछ भी नहीं करना। हाउ लॉन्ग डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव? ये भी बहुत लड्डू क्वेश्चन है, कब तक वो जीवित रहे थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन 1969। He lived till he was 72 years old, ना 72 years old तक ही वो जीवित रहे थे। तो ये और ये जो है ना, ये पॉइंट आपको लिख के आना है। लेकिन एग्जाम में ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि हाउ लॉन्ग डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव। तो यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, तो हम ऐसा करते हैं 1969 लिख कर आ जाएं ऐसे, और यहां पर 72 ईयर्स ऐसे कर आ जाएं। ऐसे लिख कर आ जाओगे तो टीचर आपको आधे मार्क्स देगी। हो सकता है वो मार्क्स ना भी दे, क्योंकि ये लिटरेचर है, यहां पर आपको पूरा सेंटेंस उतार कर आना है। ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच? ऐसा कौन सा ओकेजन था, ऐसा कौन सा पर्व था ना, कुछ तो बात होगी ना, जहां पर उन्होंने इतना अच्छा सा स्पीच जो है लोगों को दिया, लोगों को बोला। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज इलेक्टेड द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। 1967 की ही बात है। भारत के कौन से प्रेसिडेंट बने, कौन से नंबर के बने, मैंने आपको कमेंट सेक्शन में कहा भी था, कमेंट करके बताएंगे आप। 1967 में ना वो क्या बन गए थे, भारत के प्रेसिडेंट बन गए थे। ही डिलीवर्ड दिस स्पीच, उन्होंने क्या करा था, डिलीवर किया। डिलीवर का मतलब क्या होता है, दिया। इस स्पीच को आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना, जब उन्होंने ओथ ले ली थी ना। आप देखो ना, आप यहां पर खुद समझ सकते हो कि उन्होंने क्या किया। ही डिलीवर्ड दिस स्पीच, उन्होंने इस भाषण को तब दिया जब उन्होंने शपथ ले ली थी। किसके ऑफिस की, किसके कार्यकाल की ऑफिस की, प्रेसिडेंट की। तो स्वाभाविक है, अभी तो आप सभी जानते हैं प्रेसिडेंट कौन है भारत में, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो आप लोग करंट से भी चीजों को जोड़ सकते हैं। आप भी उनका शपथ ग्रहण की वीडियो देख सकते हैं ऑनलाइन की, कैसे वो शपथ ग्रहण कर रही हैं, क्या उन्होंने कोई स्पीच दिया। तो स्वाभाविक है कि हर एक व्यक्ति क्या करता है, स्पीच देता है। तो वही बात यहां पर बताई गई है। यहां दिया है प्रश्न क्रमांक 10। वाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल? ना, पुराने समय का एक यंग स्टेट, जवान राज्य, छोटा ना, यंग
एकदम नया नवेला जो अभी भी बढ़ रहा है, यंग, ओल्ड नहीं, यंग की बात हो रही है। इंडिया इज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत क्या है, एक प्राचीन सभ्यता है। द हिस्ट्री ऑफ आवर पीपल गोज बैक टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। 1000 साल पहले तक जो है ना यहाँ का इतिहास जो है जाता है। बट इट इज अ न्यू स्टेट दैट वाज बोर्न आफ्टर इंडिया ऑन फ्रीडम इन अगस्त 1947। अब यंग स्टेट इसलिए कहा गया है क्योंकि स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं आप इस बात को देख पाओगे कि 1947 जब हमारा भारत आजाद हुआ तो हमारे देश में क्या हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण भी हो गया, तो एंड बिकेम अ रिपब्लिक ऑन 20 जनवरी। हमारा देश रिपब्लिक बना ना, जनतंत्र के द्वारा लोकतंत्र जो एक, जो आप कह सकते हैं ना, डेमोक्रेसी आ गई भारत में, ठीक है, प्रजातंत्र आया, रिपब्लिक हुआ 26 जनवरी 1950 को। स्वाभाविक है, इसीलिए कहीं ना कहीं इसको यंग स्टेट कहा गया है, क्योंकि उसके पहले तक तो था ही। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, ऑफ एन एंशिएंट पीपल, देखिए भले ही हमारा भारत अब यंग है, हमारा राज्य यंग माना जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ट्रेडिशन जो चले आ रहे हैं वो एंशिएंट पीपल के हैं। और हम ही लोग जो हैं, हम ही लोग यहाँ पर बहुत समय से रह रहे हैं, हमारी विरासतें यहाँ पर रह रही हैं, तो स्वाभाविक है इसलिए ऐसा कहा गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या करा, हमने पूरी एक्सरसाइज जो है ना, अभी आपकी जो एक्सरसाइज को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन इस सेशन में हमने जो भी क्वेश्चंस जो आपके बुक के बीच बीच में दिए हैं उसको कवर कर लिया है। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कृपया करके आप मेरे को बताइएगा। एक और अन्य जानकारी जैसे कि यहाँ पर दिया है कि हम सभी आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन जो वो बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।